जैन साथी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो कि होना है, टाइम दिया था 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम होना है आपका री एग्ज़ाम। उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम तो तभी देंगे ना। तो एग्ज़ाम जब देंगे, जब तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम जो ला रहे हैं वो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले ये तो जो प्रैक्टिस सेट है आपको दिखाई दे रहा है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का, ठीक है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके देख लेना। पहले इस प्रैक्टिस सेट को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। वो भी 2 साल या फिर साल भर के अंदर के क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। हो सकता है ये आपके एग्जाम में यही डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखना है, और हमें ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा है इन क्वेश्चनों में से, ठीक है। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, आपके सामने ये है क्वेश्चन। चलिए बताइए, राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते की जानकारी संविधान की किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 8, अनुसूची 11। बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन लाजवाब रंग बिरंगा हुआ क्वेश्चन ये कि आपके सामने आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। अनुसूची 1 भी यहाँ पर दी हुई है। तो अनुसूची 1 की बात करें हम, तो अनुसूची 1 में यानी कि 28 + 8 का आंकड़ा चलता है। अनुसूची 1 में 28 + 8 का आंकड़ा का मतलब क्या है कि 28 तो इसमें क्या हो जाते हैं, राज्य, यानी कि राज्य हैं ये। और 8 क्या है इसमें, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है भाई। अनुसूची 1 के अंदर बताता है ये। अनुसूची 2 यही आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें अनुसूची 8 भी दिया हुआ है। यहाँ पर अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि 22 भाषा किसमें है, अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा मिलेंगी आपको। और अनुसूची 11 की बात करें तो अनुसूची 11 भी यहाँ पर दी हुई है। तो अनुसूची 11 की बात करें, आपने देखा होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 जो आ जाता है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसमें जुड़ा गया है। इसमें है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था इसमें है, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था किसमें है, इसमें जो कि कितने विषयों के साथ में है, इसमें है 29 विषय। ये 29 विषय जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो कि अनुसूची 11 के अंदर है। और ये 29 विषय जो वाला क्वेश्चन है ये कई एग्जामों के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना। बाकी अनुसूची नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति को ही नहीं, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी को यहाँ से वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फटाफट। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसमें बताया गया है आपको बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रयास करता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम तो जो 2021 का आया था, उसमें ये बोला गया है कि जो महिलाओं की न्यूनतम आयु है विवाह की, वो कितने वर्ष कर देनी चाहिए, ये प्रयास करता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक विधेयक आया था जो कि बाल विवाह निषेध विधेयक ही था, जो कि आया था 2006। क्या 2006? उसमें बोला गया था कि 18 वर्ष से कितनी कर दी जाए, 21 वर्ष कर दी जाए। सिर्फ यही बोला गया था, ना कि इसको किया गया था। 18 से 21 किया नहीं गया था, सिर्फ यही बोला गया था उसमें कि 18 से 21 वर्ष कर दी जाए, जो कि नहीं हुई थी। तो कितनी बोली थी उसमें, 21 वर्ष के लिए बोला गया था, ठीक है। बाकी अभी बात करें फिलहाल की, तो अभी जो है वो लड़की की आयु होनी चाहिए 18 और लड़के की आयु होनी चाहिए 21।
ठीक है, जो अभी फ़िलहाल में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, श्रीमती एनी बेसेंट। ये आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आंसर आपका आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें है नहीं कुछ। अब देखिए, इसमें हम बात करें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में, वो भी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है भाई मेरे। अब ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी, और इसके जो अधिवेशन चलते हैं ना, वो 1885 से लेकर के 1947 तक इसके अधिवेशन चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के अधिवेशन इसके एंड हो जाते हैं। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसका दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो दूसरा अधिवेशन जो है वो इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, वो भी 1886 में, और कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन था। वैसे अगर टोटल देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1886 और 1893 और 1906। ये है जो कि कलकत्ता अधिवेशन है। ये वाला आपका लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, और फिर से ये कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वो सबसे पहले 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी दिया हुआ है। तो 1905 जो कि बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। रास बिहारी बोस की बात करें तो रास बिहारी बोस ने 1907 और 1908 दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 में जो अधिवेशन था वो सूरत अधिवेशन था, और 1908 का जो अधिवेशन था वो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, वो सॉरी मद्रास अधिवेशन था 1908 वाला। एनी बेसेंट की बात करें तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला थी, कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी, वो भी कलकत्ता अधिवेशन। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए इसके। बताइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है, वो सॉरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका आंसर फटाफट दीजिए। 1885, 1906, 1905 और 1908, जिसमें पूछा गया आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें बताइए मुस्लिम लीग, अभी तो हमने इसको भी देखा था, क्यों भाई? इसको देखा था अभी हमने 1885, तो 1885 तो अभी हमने पीछे देख करके आए हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें से किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना ये हो जाती है आपकी 1985 के अंदर। ठीक है, बाकी आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग 1906, ये आपका राइट आंसर है। 1905 में रास बिहारी बोस ने गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, और 1908 में रास बिहारी बोस ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906, जिसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी किसने की थी? सर आगा खां, सर आगा खां और सलीमुल्लाह खां, और हो जाएगा आपका सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इन दोनों ने किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, वो भी कहाँ पर? ढाका में। अब ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो भी 1906 में। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन। चलिए बताइए फटाफट।
सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, किसान सभा, नौजवान सभा। क्या हो गया भाई, ये अपने आप कैसे जा रहा है? हाँ भाई, मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, किसान सभा और नौजवान सभा। सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल की यहाँ पर बात की हुई है आपसे, यानी सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल जो कि किस संगठन से संबंधित है। अब इनकी जो बात करें, इन्होंने 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी। अब गदर पार्टी की इन्होंने जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी भाई? अमेरिका के, कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। और इनका हेड क्वार्टर भी इन्होंने वहीं था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को इसका हेड क्वार्टर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गदर पार्टी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी की स्थापना उन्होंने की थी 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये गया, फटाफट आंसर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गया, फटाफट आंसर दीजिए मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी कि किस वर्ष में हुई थी इसकी स्थापना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, 1922, 1928, 1930। ये आपके सामने ऑप्शन है। आप बड़े लाजवाब तरीके से इसके आंसर को देख करके, ऑप्शन को देख करके आप आंसर टिक कर सकते हो। तो कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट में इसके जवाब दीजिएगा आप तो अच्छी तरह से इसके जवाब दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी मशहूर और फेमस था ये इतिहास के अंदर। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आपको मिलेगा एक HRA। ये HRA आपको एक देखने को मिलेगी संस्था। अब HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। किसने की थी? सचिंदर सान्याल ने। अब सचिंदर सान्याल ने इसकी स्थापना की थी, वो भी कानपुर में। ठीक है भाई, अब कानपुर में इसकी स्थापना होती है, वो HRA की होती है, यानी हिंदुस्तान ये है आपकी वो HSRA है, HSRA। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो थी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में सचिंदर सान्याल द्वारा कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इसमें जो पूछा गया है आपसे वो HSRA पूछा गया है ना, कि HSRA की बात करें, HSRA की बात करें तो HSRA की बात करते हैं हम यहाँ पर HSRA। अब HSRA की बात करें तो यहाँ पर 1928 में इसकी स्थापना होती है। वो भी किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी, वो भी कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की थी। कोटला मैदान ये भी कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना होती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की हुई 1928 में, जिसमें HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। और वही यहाँ पर आपको पूछा गया कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1928 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये गया, चलिए बताइए। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? RG भंडारके, आत्मारंग पांडुरंग, द्वारकानाथ टैगोर और महादेव गोविंद रानाडे। बताइए, आपके सामने ये चमचमाता हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन, आप आंसर बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ इसका जवाब दे सकते हो। इसका पूछा गया विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के बारे में बात की गई है और संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, जिसे MG रानाडे भी बोला जाता है। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा हो तो MG रानाडे करके ऑप्शन में दिया होगा, आप टिक कर सकते हो। ठीक है, और MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, किसको कहा जाता है? MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी
कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट चलते हैं। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, बताइए कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका भाग नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है। सुबनसिरी, धनसिरी, गोदावरी और मानस, ये बताइए। आप देख करके वैसे भी आंसर टिक कर सकते हो, सुबनसिरी, धनसिरी, गोदावरी और मानस, क्योंकि आपको पता चल गया होगा अब तक कि सुबनसिरी, धनसिरी और मानस, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस। क्यों ये, क्यों? क्योंकि गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत में है, जबकि ये जो है ये उत्तर भारत की तरफ है, तीनों नदियाँ, ठीक है। और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस, तीनों की तीनों। बाकी गोदावरी नदी जो है वो, गोदावरी नदी जो है वो नासिक जिले के, नासिक जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, यानी कि नासिक जिले के पास से होकर के ये निकलती है, नासिक जिले के थोड़ी सी दूरी पर जाकर के ये निकलती है और 1465 किलोमीटर के साथ में ये बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है गोदावरी। बाकी आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर कीजिएगा। ये चमचमाता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, यानी गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ये आपके क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने रहे। आंसर एकदम मस्त टॉप टपटपाता हुआ क्वेश्चन, तो आंसर आप दे सकते हो कि गुरु शिखर के बारे में इसमें बोला गया है। तो गुरु शिखर के बारे में थोड़ा आपको बता दें। गुरु शिखर जो है तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत की सबसे पुरानी माला है। ये है आपकी राजस्थान के अंदर, कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ती है ये अरावली पर्वतमाला। और इसी की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाती है गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। अब गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी जो कि 1722 मीटर के साथ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर 1733 मीटर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी राजस्थान। कहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका? राजस्थान, जो कि सबसे ऊंची चोटी किसकी? अरावली पर्वतमाला की, जो कि गुरु शिखर 1722 मीटर, 1733 मीटर। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, यानी कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बोला गया है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है ये बताना है आपको। भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन या भारत पाकिस्तान। ये आपके सामने ऑप्शन है। आपको अब तक पता चल गया होगा आपको कि सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। ये ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जामों में है, शिफ्टों के साथ लगकर आया है ये क्वेश्चन। कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और लेने देने की बात करें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी में भी चले जाइए, ये क्वेश्चन कोई भी बंदा आपको बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अपना भाई आपको बता सकता है, कोई भी अपनी बहन आपको बता सकती है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है ये जो किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएगा। और ये आपके सामने भी आया हुआ है। तो ये बताइए कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की जो सबसे लंबी लगती है। एक बार हम सभी सीमाओं को आपके सामने लेकर के आते हैं, फिर आप देख सकते हो कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लंबी है। अगर भारत और बांग्लादेश की बारे में बात करें हम, भारत और बांग्लादेश, यानी कि इसमें है भारत और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं हम, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर, ठीक है। भारत और चीन के बारे में बात करते हैं 3488 किलोमीटर,
ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और भी सीमा बचती है हमारी, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर के साथ। और आपकी नेपाल है, नेपाल की सीमा की बात करें 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। और कौन रह गया, नेपाल हो गया, और रह गया आपका भूटान। अब भूटान की सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है, ठीक है। तो ये जो सीमा है वो आपकी इनके साथ में लगती हैं। और कितने किलोमीटर की सीमाएं आप देख सकते हो कि सबसे अधिक पूछा गया कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी जो सीमा लगती है 4.7 किलोमीटर की सीमा, जो कि भारत और बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, भारत और बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है, ठीक है। बाकी हमने आपके सामने सारी की सारी सीमाएं रखी गई हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये चमचमाता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, यानी कि ये जो इमारतें हैं इनमें से कौन सी वो इमारत है जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी, टाइपिस्ट ने कर दिया ताजमहल, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा है जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया है। ताजमहल, लाल किला, लाल किला और जो लाल किला दिल्ली वाला है वो, और जामा मस्जिद जो दिल्ली वाली है, और बुलंद दरवाज़ा। कौन सा है इसमें से, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा, ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं हम। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। अब बुलंद दरवाज़ा क्यों, क्योंकि ये जो बनवाया था वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था, वो भी कब, जब अकबर गुजरात विजय के बाद में, गुजरात पर विजय करने के बाद जब लौटा था तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा की स्थापना स्टार्ट कर दी थी, यानी स्थापना की थी बुलंद दरवाज़ा की, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है ये, फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, आगरा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर है ये। बाकी ताजमहल का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। लाल किले का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। ये लाल किला वो है जो कि दिल्ली वाला है। बाकी लाल किला एक और है, लाल किला जो कि आगरा वाला है ये। अब इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था अकबर ने, ठीक है। बाकी जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने किया था, दिल्ली वाली का शाहजहां ने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दर निर्धारित और विनिमय की जाती है, यानी कि जो बैंक जो ब्याज दर होती है वो किस संस्थान के द्वारा, यानी किस संगठन के द्वारा वो ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है कि ब्याज दर यही देगी, तो यही फिक्स करेगी कि ब्याज क्या देनी है, क्या लेनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है वो कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी आरबीआई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आरबीआई है वो बैंकों को भी पैसा देती है और वो सरकार को भी पैसा देती है, ठीक है। यानी सरकार को भी पैसा देती है और बैंकों को भी पैसा देती है। आरबीआई की बात करें तो भाई आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को किसकी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता था, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। वो भी कब तक, 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता बना था। लेकिन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है भाई। वर्तमान हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। बाकी ब्याज दर के बारे में हम आपसे बात करें तो ब्याज दर ये किस प्रकार से देती है, एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं कि ये ब्याज दर किस प्रकार से देती है, ठीक है। देखिए ब्याज दर देने का इसका क्या मतलब है, क्या फंडा है। जैसे ये है आरबीआई बैंक, ये है आरबीआई बैंक,
ये है आपके सामान्य बैंक, जो कि आपके मार्केट या आपके नज़दीकी बाज़ार में आपको बैंक मिल जाएगी। या फिर हम यहाँ पर सरकार कहें, क्या कहें, सरकार कहें। और इधर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। बाकी इधर हो जाएगा आपका लोग, क्या, लोग, यानी कि लोग या फिर आम जनता, या फिर आम जनता। एक बार इधर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सॉरी। चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आरबीआई बैंक है या फिर सरकार है। यहाँ पर हो जाएगा आम लोग, और या फिर हम कहें जनता, ठीक है। ये है आपकी चीज़ें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि किस प्रकार से जो है वो ब्याज आती है या देनी पड़ती है। अब जैसे आरबीआई अगर पैसा देगी किसको, बैंकों को, आरबीआई बैंकों को क्या देगी, पैसा देगी। अब पैसा देगी तो बैंक इसको क्या देंगे, फिर बैंक इसको देगी ब्याज, क्या देगी, ब्याज। अब भाई आरबीआई अगर इनको पैसा देगी, ये आरबीआई से पैसा लेंगे और आरबीआई इनको पैसा देगी, तो फिर ये बैंक को आरबीआई को क्या देंगे, ये देंगे ब्याज। वही बैंक आकर के आम लोगों को क्या देती है, वही बैंक आकर के आम लोगों को पैसा देती है, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो पैसा लेने जाता है बैंक से। तो फिर आम लोग बैंक को क्या देते हैं, फिर आम लोग बैंक को देते हैं ब्याज, क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है। जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है तो वो लगाती है आपकी रेपो रेट, क्या लगाती है, रेपो रेट। जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है वो रेपो रेट लगाती है, फिर बैंक भी क्या करती है, आम लोगों को या जनता को पैसा देती है तो उससे ब्याज लेती है। अगर XYZ आरबीआई के पास से पैसा ख़त्म हो जाए, आरबीआई के पास से क्या हो जाए, आरबीआई के पास से अगर पैसा ख़त्म होता है ना, यहाँ से इसके पास अगर पैसा ख़त्म होता है तो वो किससे पैसा मांगेगी, फिर वो उल्टी बैंक से पैसा मांगेगी कि भाई हमें पैसा दो, हमें ज़रूरत है, तो हमको क्या दो, हमको पैसा दो। तो फिर बैंक इनको पैसा देगी, किसको, इसको पैसा देगी, लेकिन एक ही शर्त पर पैसा देगी कि हम तो भाई ब्याज पर ब्याज लेंगे आपसे। उल्टा यहाँ पर वो लेती है ब्याज पर ब्याज, यानी कि ट्रिपल आर। क्या है ये, ट्रिपल आर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। क्या लेगी ये, रिवर्स रेपो रेट लेगी। अब इसको ये देगी पैसा, कौन सी बैंक, ये साधारण बैंक जो है वो इनको पैसा देगी, फिर आरबीआई इसको देगी ब्याज, क्या देगी, इनको देगी ये ब्याज, वो भी किस, RRR, ठीक है। क्या देगी, RRR, रिवर्स रेपो रेट इनको देगी वापस, ठीक है। तो ये खेल चलता है इसमें। तो यही आपसे पूछा गया था कि किस संगठन के द्वारा बैंक दर निर्धारित की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा ये बैंक दर निर्धारित की जाती है। बाकी आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन है ये वाला। चलिए बताइए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। दिवस है और आपको दिवस करनी भी चाहिए वैसे भी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर दिवस जो है वो एक न एक एग्ज़ाम के अंदर आपको दिवस देखने को मिल जाएगा। चाहे कौन सी भी शिफ्ट में आप चले जाइए, एक दिवस देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 12 जनवरी। 12 जनवरी वैसे भी हमने हालांकि कई बार आपको बताया है और पहली वाली वीडियो में भी कई बार बताया है कि 12 जनवरी जो है, यानी कि 12 जनवरी 1863 को महान पुरुष का जन्म हुआ था, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, युवा दिवस, ठीक है भाई। तो ये 12 जनवरी हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बाकी ऑप्शन है आपका, ये आपका राइट आंसर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और 23 मार्च भी इसमें दिया हुआ है, तो 23 मार्च को आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 की घटना आपको याद होनी चाहिए, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्या है, राजगुरु, इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या, शहीद दिवस
के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई थी, हालांकि ये शहीद हुए थे देश के लिए। अगर ये शहीद नहीं होते, अगर ये अपनी कुर्बानी नहीं देते तो आज हम आज़ाद नहीं होते, हमारा भारत जो है आज़ाद नहीं होता। तो महान सेनानियों को मेरा बहुत बहुत नमन है, सादर प्रणाम है। तो शहीद दिवस हम मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन जो पड़ता है 21 जून को पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को पड़ता है, तो 21 जून को ही हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। बाकी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और फटाफट आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि सही ढंग से मेल खाने वाला, यानी कि सही इसमें विकल्प होगा। बाकी 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है इसमें, तो वो कौन सा है। इसमें बोला गया है कि भारत में डॉलर चलता है, या अमेरिका में पीसो चलता है, म्यांमार में क्यात चलता है, या श्रीलंका में येन चलता है। तो भाई साहब श्रीलंका में येन चलता है, यहाँ पर बोला है श्रीलंका में येन चलता है। तो येन तो भाई साहब कहाँ चलता है, येन तो भाई साहब जापान में चलता है। कहाँ पर चलता है, जापान में येन चलता है। अगर येन जापान में चलता है, येन कहाँ चलता है, जापान के अंदर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। म्यांमार में क्यात चलता है, बाकी येन जापान में चलता है। इसमें दिया गया है पीसी, पीसी नहीं पीसो, ये है पीसो, ठीक है, ये है पीसो। अब पीसो की बात करें तो पीसो कहाँ चलता है भाई, पीसो। अब पीसो की बात करें तो पीसो आपका अर्जेंटीना में भी चलता है। कहाँ पर, अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना में पीसो चलता है। पीसो आपका क्यूबा में भी चलता है, क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा में पीसो चलता है। आपका मैक्सिको में भी पीसो चलता है, ठीक है। और अमेरिका में क्या चलता है, फिर अमेरिका में चलता है डॉलर। क्या चलता है, डॉलर, ठीक है। अमेरिका में चलता है आपका डॉलर, जो कि यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, भारत में डॉलर लिख दिया, अमेरिका में पीसो लिख दिया है। जबकि ये डॉलर कहाँ चलता है, ये डॉलर चलता है अमेरिका के अंदर, और भारत में तो भाई साहब गांधी जी चलते हैं, भारत में तो भाई साहब रुपया चलता है। क्या चलता है, भारत में चलता है रुपया। श्रीलंका में भी क्या चलता है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन से आप मुलाकात कीजिएगा और इसका आंसर बड़े अच्छे से दीजिएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, रणथंभौर में पाए जाते हैं, काजीरंगा में पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं, या फिर बांदीपुर में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रणथंभौर है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है आपका। काजीरंगा आपका असम में है। कहाँ पर है ये, असम। काजीरंगा असम में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड के अंदर है, और बांदीपुर आपका कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका या फिर कर्नाटक, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक के अंदर जिम कॉर्बेट है, वो सॉरी बांदीपुर है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। पहले जिम कॉर्बेट का नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, यानी कि पहले की बात करें तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। अब हेली नेशनल पार्क था जो कि पहले नाम था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम जो है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका जो नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है भाई। रामगंगा नेशनल पार्क जो कि वर्तमान में इसका नाम है। काजीरंगा जो कि कहाँ पर है, असम के अंदर है, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि एक सिंग वाले गैंडा के लिए जो फेमस है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। तो ये आपके सामने 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, और इनके साथ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, और आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होता है ख़त्म, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा, और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट पीछे भी हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट आपका जो है प्रैक्टिस सेट आने वाला है जी के जीएस का। बाकी मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको बराबर देखने को मिल रहा है, और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हम
काफ़ी जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आपका जो यूपी प्लस का री एग्ज़ाम है वो होगा, जैसे ही डेट आएगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर गया है आपका इसमें, तो इस बात का हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे बात करते हैं, मिलते हैं आपसे। चलिए सभी मस्त रहिए, जिंदाबाद ज़बरदस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।